हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व एमसीक्यूज प्लस पीवाईक्यूज सीरीज which is brought up to you for the exam perspectives and they are very much important from the exam perspective. So अगर आप इन सेशंस को जो कि मैं आपके लिए लेकर के आती हूँ, आप सपोज आपने ये लाइक सेशन देखा और आपको लगता है कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, आपके लिए अच्छा है, तो प्लीज़ डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल जो कि कोड 55 HRM एंड लेबर वेलफेयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं. एंड ऑल्सो आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें जो कि लाइक आपके अपकमिंग जो भी सेशंस मैं लेती हूँ, अपलोड करती हूँ यूट्यूब पर, उनके नोटिफिकेशंस आपको ईजिली मिलते रहें और आप ईजिली अवेल करते रहें क्लासेस को. राइट. सो जो स्क्रीन पर आपको ये सारे क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस हमने लास्ट सेशन में किया हुआ है. अगर आपने उन सेशन को नहीं देखा है तो प्लीज़ गो थ्रू देम एंड प्लीज़ वॉच दोज सेशंस, दोज वीडियोज़, because they are very much important from the exam perspective, right? So मैं आपको आज का क्वेश्चन दिखाती हूँ कि क्या करना है आज हमें. Yes, so here the first question of this session is like ये अरेंजमेंट के बेसिस पर है. आपको क्वेश्चन को अरेंज करना है, सही सीक्वेंस में लाना है आपको. राइट. सो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, देन you'll अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली द क्वेश्चन इज एंड क्या पैटर्न है. राइट. सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज अरेंज द फॉलोइंग इन द प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस. सो जॉब एनालिसिस का क्या प्रोसेस होता है, उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है, आपसे पूछा गया है. ऑप्शन 1 है, ऑप्शन ए है अंडरस्टैंडिंग द रेलिवेंस ऑफ जॉब एनालिसिस, बी कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, सी डिजाइन द जॉब एंड डी प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन. सो यहाँ पे सही सीक्वेंस क्या है आपको बताना है. आपके सामने ऑप्शंस हैं. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम ऑप्शंस गिवन बिलो. पहला है DABC का क्या सही सीक्वेंस होगा, या फिर ABCD का सीक्वेंस सही होगा, या फिर थर्ड है ACBD, या फिर फोर्थ CABD. क्या सीक्वेंस सही है आपको बताना है. सो हियर द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर थर्ड. आपका सही सीक्वेंस हो जाएगा. सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करेंगे द रेलिवेंस ऑफ जॉब एनालिसिस. राइट. कि रेलिवेंस क्या है, जॉब एनालिसिस उसी की बेसिस पे करेंगे कि आपको समझ में पहले आए कि एग्जैक्टली कि क्या रेलिवेंस है, आपको समझना है कि क्या किस तरह से आपको बनाना है, जॉब का पैटर्न क्या है, एनालिसिस उसके बेसिस पे करेंगे, इसका किस किस लेवल का रेलिवेंस है उसका. उसके बाद आपका आता है फेज डिजाइन द जॉब. इसके बाद आप जॉब को डिजाइन करते हैं, पर्टिकुलरली सेल्स के लिए जॉब डिजाइन कर रहे हैं, मार्केटिंग के लिए कर रहे हैं, सेल्स मार्केटिंग के लिए कर रहे हैं, HR के लिए कर रहे हैं, फिनांस के लिए कर रहे हैं, SEO के लिए कर रहे हैं, कंटेंट राइटर के लिए कर रहे हैं. सो आपको डिजाइन करना है जॉब को. उसके बाद फेस आता है बी कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन. डिजाइन करने के बाद आप फिर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे कि क्या क्या स्किल्स की जरूरत होंगी, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो सारी चीजें आप कलेक्ट करेंगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे बनाने के लिए. एंड डी ऑप्शन आपका है प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन. लास्ट में आएगा आपका इंफॉर्मेशन को आप प्रोसेस करेंगे. राइट. सो सही सीक्वेंस हो जाएगा ACBD. सबसे पहले आएगा अंडरस्टैंड द लेवल, अंडरस्टैंडिंग द रेलिवेंस ऑफ जॉब एनालिसिस. उसके बाद आएगा डिजाइन द जॉब. उसके बाद आएगा कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन एंड उसके बाद आएगा प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द 3 बेसिक प्रोसीजर्स ऑफ बिहेवियर मॉडलिंग इन्वॉल्व्स. 3 बेसिक बिहेवियर मॉडलिंग क्या है, जो लाइक आपके सामने ऑप्शंस हैं, आपको ऑप्शन से फाइंड करना है कि द 3 बेसिक प्रोसीजर्स ऑफ बिहेवियर मॉडलिंग इन्वॉल्व्स. सो बिहेवियर मॉडलिंग के क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, 3 बेसिक आपको बताना है. बेसिकली 3 बेसिक प्रोसीजर्स बताना है बिहेवियर मॉडलिंग के. सो आपके सामने ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए मॉडलिंग. Trainees watch live or video examples showing model behavior effectively in a problem situation. Thus, the video might show a supervisor effectively disciplining subordinate. B. Role playing. The trainee get role to play in a simulated situation. They are to practice the effective behavior demonstrated by models. C. Social reinforcement.
the trainer provides reinforcement in the form of praise and constructive feedback. And D, transfer of employees from one department to another. So आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है इस क्वेश्चन का. आपके सामने ऑप्शंस भी दिखा देती हूं मैं. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. ए बी सी होगा, बी सी डी होगा, थर्ड है सी डी एंड ए होगा, या फिर फोर्थ ए बी एंड डी होगा. तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि तीन इसमें से आएंगे, सिर्फ एक उसमें से ऐसा है कि जो नहीं है. तो आप एक बार फाइंड करने की कोशिश करिए कि इसमें से नेगेटिव क्या लग रहा है, क्या लगता है कि नहीं हो सकता है. राइट. सो एक बार आप ऑप्शंस को फिर से देख लीजिए कि क्या हो सकता है. ए बी सी डी, सी डी ए एंड ए बी डी. पहला देखेंगे मॉडलिंग. ट्रेनीज वॉच लाइव और वीडियो एग्जाम्पल शोइंग मॉडल बिहेवियर इफेक्टिवली इन अ प्रॉब्लम सिचुएशन. दस वीडियो नाइट शो अ सुपरवाइजर इफेक्टिवली डिसिप्लिन सबॉर्डिनेट. ये सही है, ये इसका बिहेवियर मॉडलिंग का प्रोसीजर है ये. बी रोल प्लेइंग. रोल प्लेइंग में देखेंगे क्या बोल रहा है. द ट्रेनीज गेट रोल टू प्ले इन अ simulated situation. They are to practice the effective behavior demonstrated by the models. So role playing में क्या होता है, एक तरह से simulated situation. simulated situation का मतलब होता है artificial situation, जहां पर की एक्चुअल काम को की प्रैक्टिस की जाती है एक तरह से. जैसे साइमुलेशन की बात अगर करते हैं, साइमुलेशन ट्रेनिंग की, साइमुलेटेड ट्रेनिंग की बात करते हैं अगर आप, वेस्टिब्यूल साइमुलेशन ये एक ही होता है. तो ये ट्रेनिंग क्या होती है, जैसे कि पायलट की कब की प्रैक्टिस. सपोज कोई पायलट है तो डायरेक्टली उसको जहाज उड़ाने के लिए तो नहीं दिया जा सकता है ना, लेकिन उसके लिए साइमुलेटेड सिचुएशन क्रिएट किया जाता है जहां पे आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट दिया जाता है, आर्टिफिशियल कंडीशन क्रिएट की जाती है जहां पर वो एरोप्लेन को कैसे उड़ाते हैं वो सीखता है. तो दैट इज द साइमुलेटेड सिचुएशंस. तो ये भी ऑप्शन सही है जहां पर ऑप्शन नंबर बी भी राइट है. प्रोसीजर है किसका, बिहेवियर मॉडल, जहां पे बिहेवियर की मॉडलिंग की जाती है, सुधारा जाता है. राइट. सी है सोशल रीइंफोर्समेंट. उसके अंदर क्या है, द ट्रेनर प्रोवाइड्स रीइंफोर्समेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रेज एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक. ये भी बात सही है. तो ए बी सी तो होगा ही. डी देखेंगे क्या है, ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर. ये कोई सही तरीका नहीं है कि बिहेवियर मॉडलिंग का कोई सही तरीका नहीं है कि आप एम्प्लॉय अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो उनको आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दो. ट्रांसफर का काम तब किया जाता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस होता है कि बोर्डम ना हो किसी भी जॉब में, तो वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाके ट्रांसफर होता रहे, काम सीखता रहे, उससे उसको नयापन भी रहेगा. और सपोज एम्प्लॉयज की शॉर्टेज हो गई, एम्प्लॉय नहीं है, सपोज फिनांस डिपार्टमेंट में फिनांस का कोई एग्जीक्यूटिव या फिर मैनेजर नहीं है, तो उसकी जगह पे वो काम कर ले पर्सन जो कि हर डिपार्टमेंट में काम कर चुका है, तो उसको सारे डिपार्टमेंट की नॉलेज है कि क्या काम कैसे करना है. तो क्या होता है ना कि हर डिपार्टमेंट के हर लोगों को इस तरह से ट्रांसफर किया जाता है जिससे कि वो दूसरे का अपने साथ साथ दूसरे के काम को भी सीखते हैं, ताकि कोई बंदा अगर एब्सेंट है तो उसके एब्सेंट पे कोई मतलब जो एग्जिस्टिंग पर्सन है जो कि जिसने कि हर डिपार्टमेंट में काम किया है वो काम उस काम को कर सके. राइट. तो ये होता है. बिहेवियर मॉडलिंग का सही तरीका नहीं है, लाइक सही नहीं माना जाएगा इसको, एप्रोप्रिएट आंसर नहीं है ये. तो ए बी सी वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which three of the following are the main objectives of performance appraisal? Performance appraisal का कौन से आपको मेन ऑब्जेक्टिव लग रहे हैं या फिर हैं, आपको बताना है. आपके सामने ऑप्शंस हैं. ए इम्प्रूविंग द जॉब परफॉर्मेंस एंड आइडेंटिफाई potentialities of employees. B to identify the needs and areas from further training of the employees. C to promote the grievances among the employees. And D to make the compensation plan move rationally linked with performance. Choose the correct answer from the options given below. आपको सही आंसर बताना है. Option 1 A B C only, 2 B C and D only, third B C and D only, या फिर fourth A C and D only. क्या सही आंसर आपको लग रहा है. Right. So here the right answer for this question is option number 2,
ए, बी एंड डी। देखेंगे कैसे। परफॉर्मेंस अप्रेजल के क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं देखना है हमें। पहला है इम्प्रूविंग द जॉब परफॉर्मेंस एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियलिटीज ऑफ एम्प्लॉइज। ये बिल्कुल बात सही बोली गई है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। इम्प्रूव करना जॉब परफॉर्मेंस एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियलिटीज ऑफ एम्प्लॉइज, ये बिल्कुल ही सही बात है कि पहले तो आप आइडेंटिफाई करेंगे जो परफॉर्मेंस अप्रेजल जब करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि एम्प्लॉय की पोटेंशियल क्या है, वो क्या काम कर सकता है और उसकी क्या क्षमता है, उसके इनको इम्प्रूविंग द जॉब परफॉर्मेंस मतलब एक तो उसकी जॉब की जो परफॉर्मेंस है, लाइक सपोज इन ईयर आपने अप्रेजल सिस्टम के थ्रू देखा कि क्या उसकी परफॉर्मेंस है, किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की क्या परफॉर्मेंस है। अगर आपको लगता है कहीं पे लैक कर रहा है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, कोई फैसिलिटीज की वजह से, या फिर कोई अदर रीजन है जिसमें आपको लगता है कि वो टाइम जहाँ पे देना चाहिए वहां पे ना दे करके कहीं और दे रहा है, बट उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो कर सकता है, तो इन पोटेंशियलिटीज को आइडेंटिफाई करने के बाद, इंप्लॉइज में क्या पोटेंशियल है आइडेंटिफाई करने के बाद उसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की बात करते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। बी, टू आइडेंटिफाई द नीड्स एंड एरियाज फॉर्म फर्दर ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉयज, ये भी बात सही बोली गई है। तीसरा है सी है टू प्रमोट द ग्रीवियंसेस अमंग द एम्प्लॉयज, ये बात सही बिल्कुल भी नहीं है। प्रमोट ग्रीवियंसेस को क्यों प्रमोट करेंगे, ग्रीवियंस को हैंडल किया जाता है, ग्रीवियंस को सुना जाता है और उस पर उसका सोल्यूशन दिया जाता है, तो ये बात गलत है कि टू प्रमोट द ग्रीवियंसेस अमंग द एम्प्लॉयज, ये तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट सा ऑप्शन है, राइट, नेगेटिव ऑप्शन है ये। डी देखेंगे टू प्रमोट द कॉम्पेंसेशन प्लान मूव रैशनली लिंक्ड विथ परफॉर्मेंस, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ए, बी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शंस। तो आपका ए, बी, डी किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। सो हियर द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, ये रीजन एंड असर्शन एंड रीजन के बेसिस पे क्वेश्चन है। असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करने जाएं तो हमेशा असर्शन को बिकॉज लगा के पढ़ेंगे, रीजन को बिकॉज लगा के पढ़ेंगे। आप असर्शन पढ़ने के बाद बिकॉज लगाएं फिर रीजन पढ़ें, आपको आप इंटर कनेक्ट कर पाएंगे दोनों सेंटेंसेस को कि क्या कह क्या रहा है, दोनों बातों को आप इंटर कनेक्ट कर पाएंगे, और आप इंटर कनेक्ट करेंगे तभी आप बात को समझेंगे और आप सही आंसर मार्क कर पाएंगे। तो ऑप्शन को क्वेश्चन को देखेंगे। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। असर्शन ए क्या बोल रहा है, परफॉर्मेंस अप्रेजल कैन नॉट बी एरर फ्री एंड अनबायस्ड। परफॉर्मेंस अप्रेजल एरर फ्री या फिर अनबायस्ड नहीं हो सकता है। बायस्ड और अनबायस्ड तो आप समझते होंगे कि जहां पर पक्षपात किया जाता है या फिर जहां पर निष्पक्ष डिसीजन लिया जाए। तो एरर फ्री परफॉर्मेंस कैन नॉट बी एरर फ्री, मतलब परफॉर्मेंस अप्रेजल एरर फ्री मतलब उसमें त्रुटि त्रुटि रही तो वो हो ही नहीं सकता, मतलब त्रुटि कि मतलब होना ही होना है, ऐसा बोल रहा है इस स्टेटमेंट में। और ये एंड अनबायस्ड मतलब कि ये बायस्ड है, मतलब कि पक्षपाती है। तो क्या ऐसी बात है कि वो पक्षपाती या फिर उसमें त्रुटि होगी ही होगी जब आप परफॉर्मेंस अप्रेजल करने जाएंगे, क्या ऐसा है? बिकॉज परफॉर्मेंस अप्रेजल कैन नॉट बी एरर फ्री एंड अनबायस्ड बिकॉज द reason are because the appraisal methods are covertly influenced by human judgment which may vitiated by interpersonal discriminatory impulses। आपके सामने ऑप्शंस है, ऑप्शंस देखेंगे। वन क्या बोल रहा है, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दूसरा है बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड है ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, एंड फोर्थ है ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। सो आपको इसका सही आंसर बताना है। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका सही एक्सप्लेनेशन ए हो जाएगा। किस तरह से? परफॉर्मेंस अप्रेजल की जब बात करते हैं तो सही बात है, जब परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करने जाएंगे तो ऐसा नहीं कि कोई चीज एकदम से त्रुटि रहित हो, उससे कुछ ना कुछ त्रुटि देखने को आपको मिलेगी, कुछ ना कुछ चीजें आपको ग्लिचेस देखने को मिल सकती हैं, जरूरी नहीं कि मिले या फिर नहीं मिले, हो सकता है। एंड अनबायस्ड हो सकता है कि कभी कभी जैसे नेपोटिज्म होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सपोज आप एज अ मैनेजर आपने किसी अपने किन एंड कित को जॉब पे लगाया है, अपने ही अंडर काम करने के लिए, आपका वो रिश्तेदार है, आपका फ्रेंड है, या कोई भी हो सकता है, आपके जानने वाला हो सकता है, तो वहां पर बायसनेस तो आ ही जाती है, राइट, अनबायस्ड हो ही नहीं सकता है वो।
तो यहाँ पर एक बात सही है, क्योंकि अब बिकॉज लगा के देखेंगे, क्योंकि द अप्रेजल मेथड्स आर कन्वर्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन जजमेंट। क्योंकि ये क्या है, ह्यूमन जजमेंट के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है। तो ह्यूमन जजमेंट कहाँ से आता है, अगर सपोज जैसा कि मैंने बताया ह्यूमन जजमेंट का बेसिस बताता हूँ। एक तो होता है कि अनबायस्ड होकर, निष्पक्ष होकर के आप जजमेंट करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कॉर्पोरेट सेक्टर में आपने देखा होगा कि नेपोटिज्म बहुत चलता है। लाइक आपके नाते रिश्तेदार आपके जॉब, आपकी कंपनी में आपने लगवाया है उनको, या फिर है ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा आपका फेवर चेंज हो जाता है कि आप उनके फेवर में रहते हैं। या फिर कोई आपके लिए, आपका जो ज्यादा जूही करता है, आपका कोई फेवरेट है, आपके आपके अंडर काम करने वाला कोई बहुत फेवरेट है, आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है, बहुत मान सम्मान दे रहा है, या फिर कोई और भी रीजन हो सकता है, बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से कोई फेवरेट हो सकता है किसी का। तो फेवरिज्म की वजह से भी जजमेंट, जो पर्सनल जजमेंट, जो ह्यूमन जजमेंट होती है, वो चेंज हो जाती है, राइट। विच में विशिएटेड बाय इंटरपर्सनल डिस्क्रिमिनेटरी इम्पल्स, जो कि विशिएट करता है, प्रदूषित करता है एक तरह से, जो कि बहुत खराब है, लेकिन ऐसा होता है कॉर्पोरेट सेक्टर में, ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है। तो ये दोनों ही बात सही है, राइट। आप एक बार क्वेश्चन को खुद से पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन। आई होप मैंने आपको चीज समझाया है तो आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द 5 levels of training evaluation from the first to the last as given by Phillips। आपको बताना है क्या लेवल्स हैं ट्रेनिंग के, और उसका फर्स्ट टू लास्ट बताना है, गिवन बाय फिलिप्स। पहला है लर्निंग, बी अप्लाइड लर्निंग ऑन द जॉब, सी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, डी बिजनेस रिजल्ट्स, एंड ई बिजनेस एंड प्लान्ड एक्शंस। आपको सीक्वेंस बताना है इसका। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इसका सही सीक्वेंस एक बार देख लीजिए ऑप्शंस के थ्रू आप। पहला है ए बी ई सी डी होगा, या फिर दूसरा बी सी डी ए ई होगा, या फिर तीसरा डी ई ए सी बी होगा, या फिर फोर्थ सी ए बी डी सी होगा। ई ए बी डी सी होगा, क्या होगा एक बार देखिए, क्वेश्चन को देख लीजिए फिर से। अरेंज द 5 levels of training evaluation from the first to the last as given by Phillips। एक ही पेज पर ये आ नहीं पाया तो मुझे 2 पेज पे रखना पड़ा, क्योंकि 2 पेज पे आई अंडरस्टैंड कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी उसको मैच करने में, तो इसलिए मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। इसका सही सीक्वेंस हो जाएगा, सबसे पहले आएगा आपका सीक्वेंस बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग, सॉरी ये हमें आगे चली गई, ठीक है ठीक है। सबसे पहले आएगा आपका बिजनेस एंड प्लान्ड एक्शंस। सबसे पहले आपका आएगा ई आएगा, सॉरी ई आएगा, बिजनेस एंड प्लान्ड एक्शंस। फिर क्या आएगा, आपको फिर से एक बार दिखा देती हूँ ऑप्शन को क्या क्या है। एक बार आप ऑप्शंस को देखेंगे और क्वेश्चन को देखेंगे तो आप एक बार मैच करने में एबल हो पाएंगे, कर पाएंगे। फिर आएगा आपका स्केल, सॉरी फिर आपका ई के बाद आएगा लर्निंग, बिजनेस एंड प्लान्ड एक्शंस के बाद आएगा लर्निंग फेज आएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आप देखिए क्या आ सकता है, ऊपर करती हूं मैं। उसके बाद आएगा ई के बाद ए, उसके बाद बी में क्या बोल रहा है, अप्लाइड लर्निंग ऑन द जॉब, फिर ई ए बी हो गया। फिर उसके बाद आएगा आपका डी बिजनेस रिजल्ट्स, एंड उसके बाद आएगा सी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट। सो क्या, I arrange the 5 levels of training evaluations from the first to last as given by Phillips। तो business and planned actions, फिर आएगा learning, फिर आएगा applied learning on the job, उसके बाद आएगा business results, and lastly आएगा आपका return on investment। so ये आपका सही sequence हो जाएगा, E A B D C। option number 4 would be the right answer for this question। let's move to the next question। Arrange the 5 steps in developing behaviorally anchored rating scale bars from the beginning to the end। आपके सामने ऑप्शंस हैं, एक बार क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ देती हूँ। Arrange the 5 steps in developing behaviorally anchored rating scale bars from the beginning to the end। so इस क्वेश्चन का सही ऑप्शंस आपको देखना है, ए स्केल क्रिटिकल बिहेवियर, बी
develop BARS instrument, C. Identify performance measures, D. Retranslate critical behavior, E. Identify critical behavior. आपको अरेंज करना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। आपके सामने ऑप्शन है, चूज द आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ऑप्शन नंबर 1 CEDAB, दूसरा ECBDA, तीसरा EACDB एंड चौथा CDBAE। कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का? सही इसका सबसे पहला क्या आएगा? आपका पहला जो स्टेप होगा वो होगा आइडेंटिफाई क्रिटिकल बिहेवियर। सबसे पहले आपका फेज आएगा आइडेंटिफाई करने का, वो भी क्या? क्रिटिकल बिहेवियर को आप आइडेंटिफाई करेंगे। फिर आएगा आपका दूसरा पार्ट, दूसरा फेज आएगा आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस मेजर। पहले आइडेंटिफाई करेंगे क्रिटिकल बिहेवियर को, उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे परफॉर्मेंस मेजर्स को। उसके बाद क्या होगा? फेज आपका तीसरा फेज होगा रीट्रांसलेट क्रिटिकल बिहेवियर। उसके बाद क्या आएगा? एक बार अब मैं बताया जा रही हूँ, आप एक बार खुद से भी देखिए क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, इसका सही जो सॉरी इसका जो सही सीक्वेंस होगा, पहले आइडेंटिफाई करेंगे परफॉर्मेंस मेजर्स को, उसके बाद आएगा आपका आइडेंटिफाई क्रिटिकल बिहेवियर। सो CED का होगा, CDE, फिर A, फिर B होगा। तो देखेंगे आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस मेजर्स, उसके बाद का फेज होगा आपका आइडेंटिफाई क्रिटिकल बिहेवियर। फिर आपका फेज आएगा रीट्रांसलेट क्रिटिकल बिहेवियर। उसके बाद आएगा आपका फेज स्केल क्रिटिकल बिहेवियर एंड लास्टली डेवलप। अब डेवलप करेंगे लास्ट में, डेवलप बार्स इंस्ट्रूमेंट, मतलब बिहेवियर एंकर्ड रेटिंग स्केल इंस्ट्रूमेंट को आप डेवलप करेंगे। तो आपका बी मतलब डेवलप, जो डेवलपिंग वाला फेज होगा वो लास्ट में आएगा। तो सही सीक्वेंस हो जाएगा CEDAB। CEDAB किस में है? आपका ऑप्शन नंबर 1 में। सो ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the quantitative gauge of a human resource management activity such as employee turnover, hours of training per employee or qualified applicants per position is known as। आपके सामने ऑप्शंस हैं, ह्यूमन रिसोर्स अप्रेजल, दूसरा है ह्यूमन रिसोर्स बेंचमार्किंग, तीसरा है ह्यूमन रिसोर्स डेटा एनालिटिक्स एंड चौथा है ह्यूमन रिसोर्स मैट्रिक्स। क्या आपका सही आंसर है इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन को फिर से पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन है, द क्वांटिटेटिव गैज ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्टिविटी सच एज एम्प्लॉई टर्नओवर, आवर्स ऑफ ट्रेनिंग पर एम्प्लॉई और क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स पर पोजीशन इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स मैट्रिक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is related to the on job training? आपको बताना है इनमें से ऑन जॉब ट्रेनिंग के कौन सा एग्जाम्पल है। बाकी के 3 ऑफ जॉब हैं, बाकी सिर्फ वन इसमें है जो कि ऑन जॉब ट्रेनिंग है। सो केस स्टडी, कमिटी असाइनमेंट, तीसरा रोल प्लेइंग या फिर स्पेशल क्लासेस। क्या ऑन जॉब है और क्या इनमें से ऑफ जॉब है? आपको दोनों क्वेश्चन, आपको एक ही क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं। तो आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग से क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसका भी डेफिनेशन, इसके प्रिंसिपल्स, आप लाइक जो इनके कुछ लाइक ऑन द जॉब ट्रेनिंग में कितने पार्ट हैं और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के क्या क्या उसमें दिया गया है, आपको एक बार पढ़ना होगा। मैंने क्लासेस मैं करवाऊंगी ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, सॉरी मैंने कराया हुआ है, वो आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, आप जाकर के देख सकते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का सेशन। एंड आपके लिए वो आई थिंक यूनिट 1 में तो नहीं, यूनिट 2 या 3 में है, वो अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, राइट। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 कमिटी असाइनमेंट वुड बी द ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जो कमिटी असाइनमेंट्स होते हैं वो आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी। बाकी का केस स्टडी करना, रोल प्ले करना, स्पेशल क्लासेस, ये सारे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के अंदर आते हैं।
तो इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपनी क्लासेस में, तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के ऊपर। सो आप उन सेशंस को देखिए, आपको इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि केस स्टडी क्या है, रोल प्लेइंग क्या है, स्पेशल क्लासेस क्या है, कमिटी असाइनमेंट्स क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑन द जॉब ट्रेनिंग का सही एग्जाम्पल है कमिटी असाइनमेंट्स। Next question. Explaining a relationship between satisfaction and performance. Which of the following implicitly assumes that satisfaction leads to improved performance and dissatisfaction distracts from performance? Question है, explaining a relationship between satisfaction and performance. Which of the following implicitly assumes that satisfaction leads to improved performance and जहाँ पे सेटिस्फैक्शन लेवल होता है एम्प्लॉयज के अंदर, वहां पे ऑब्वियस सी बात है कि आपके जो परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, इंप्रूव्ड वे में होगी। बट जहां पर आप डिससेटिस्फाई होते हैं, अपने काम से खुश नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन से खुश नहीं है, सैलरी से खुश नहीं है, काम से खुश नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपका परफॉर्मेंस लो हो जाता है, डाउन हो जाता है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। राइट, सो ये बात किसने बोली थी? आपके सामने ऑप्शंस है, एडम्स इक्विटी थ्योरी के अंदर बोला गया है, दूसरा है एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के अंदर ये बात कही गई है, तीसरा है कंटेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन के अंदर, या फिर वी रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के अंदर बोला गया है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कंटेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन के तहत ये बात कही गई है, सेटिस्फैक्शन लीड्स टू इंप्रूव परफॉर्मेंस एंड डिससेटिस्फैक्शन डिस्ट्रैक्ट्स फ्रॉम परफॉर्मेंसेस। राइट, सो यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाय विच 3 ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बी प्लान्ड? बाय विच 3 ऑफ फॉलोइंग वेज, इनमें से कौन से 3 वेज हैं जिनके बेसिस पर परफॉर्मेंस को प्लान किया जाता है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को प्लान किया जाता है? पहला है टास्क एनालिसिस ऑफ एक्टिविटीज एनालिसिस, बी की रिजल्ट एरियाज एंड गोल सेटिंग, तीसरा है सी है की परफॉर्मेंस एरियाज एंड डी है की डिस्क्रिप्शन एरिया, आई एम सॉरी, की डिस्क्रिप्शन एरिया। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। क्या ऑप्शन है आपके देखने को मिलेगा यहाँ पे? सो ऑप्शन 1 है ए बी एंड डी, दूसरा है ए बी एंड सी, तीसरा है ए सी एंड डी एंड चौथा है ए सी एंड डी। इनमें से कौन से ऑप्शंस आपके सही होंगे? सो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 ए बी सी। ए बी सी में क्या है, पहले तो क्या करेंगे, टास्क एनालिसिस और एक्टिविटीज एनालिसिस करेंगे कि क्या काम करना है या क्या एक्टिविटीज है उनका एनालिसिस करेंगे, उनके बेसिस पे इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को प्लान किया जा सकता है। दूसरा है की रिजल्ट एरिया एंड गोल सेटिंग, सही बात है, की रिजल्ट एरियाज क्या है, क्या गोल्स हैं उसकी सेटिंग करना, तो किसके बेसिस पे होता है, इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को प्लान किया जाता है किसके बेसिस पे, की रिजल्ट एरियाज एंड गोल सेटिंग के बेसिस पे भी। और तीसरा है की परफॉर्मेंस एरिया के बेसिस पे भी किया जाता है। की डिस्क्रिप्शन एरिया ये बिल्कुल सही ऑप्शन नहीं है, तो ए बी सी वुड बी द राइट ऑप्शन हियर। सो ऑप्शन 2 में या ए बी सी तीनों ही दिया गया है, दैट ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसमें देखा गया है लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया गया है, ट्रेनिंग टेक्निक्स और डिस्क्रिप्शन के बारे में बात की गई है। क्वेश्चन को देखेंगे, मोनोड्रामा, आपको इसको मैच करना है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन का ऑप्शन, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन के बेसिस पे क्वेश्चन है। सो मोनोड्रामा टेक्निक्स ट्रेनिंग टेक्निक है, दूसरा है मिररिंग है, तीसरा है स्किल गेम्स है और चौथा है स्ट्रेटेजिक प्लानर। तो ये हो गए आपके ट्रेनिंग टेक्निक्स। और लिस्ट 2 में देखेंगे डिस्क्रिप्शंस हैं, तो डिस्क्रिप्शन में देखेंगे ट्रेनिंग विद एन एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव, दूसरा है इनसाइट इनटू अ गिवन इंटरैक्शन, तीसरा है गेम्स टू टेस्ट एबिलिटी टू प्लान अहेड एंड चौथा है टेस्ट टू डेवलप एनालिटिकल स्किल्स। सो आपको टेक्निक्स ट्रेनिंग टेक्निक्स को डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करना है, तो आप एक बार मैच करके देखिए खुद से। आपके सामने ऑप्शंस है ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, या फिर बी का 2 सॉरी दूसरा है ए का 2, बी का 4, सी का 1 या फिर डी का 3। फिर तीसरे में देखेंगे ए का 3, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1 एंड चौथे में है ए का 4, बी का 3, सी का 1 है एंड डी का 2 होगा। सो आप पहले देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। आप पहले देखेंगे मोनोड्रामा किस में आएगा, तो डिस्क्रिप्शन में आप देखिए मोनोड्रामा आएगा आपका
इंसाइट इनटू अ गिवन इंटरैक्शन के अंदर आएगा मोनोड्रामा। मोनोड्रामा आएगा किसमें? इंसाइट इनटू अ गिवन इंटरैक्शन। देखेंगे मिररिंग किस में आएगा? मिररिंग आएगा ट्रेनिंग विथ एन एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव, दैट इज मिररिंग। सी देखेंगे स्किल गेम्स किस में आता है? दैट इज कम्स इन अंडर टेस्ट टू डेवलप एनालिटिकल स्किल्स। स्किल गेम्स आता है टेस्ट टू डेवलप एनालिटिकल स्किल्स, इसके अंदर आता है। एंड स्ट्रेटेजिक प्लानर्स आता है गेम्स टू टेस्ट एबिलिटी टू प्लान अहेड। प्लानर्स में मतलब क्या होता है? प्लान अहेड करना। सो इससे भी आप कर सकते हैं। कभी कभी कीवर्ड को पकड़ने की कोशिश किया करिए आप। आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है लेकिन आप कीवर्ड को पकड़ते हैं। जैसे यहाँ पे आपका ऑप्शन ए का थर्ड होगा, ए का सॉरी डी, यहाँ पे सब में। अच्छा, मैंने टेक्निक्स लिस्ट वन में जो ये नंबर 1 नंबर 2 ए बी सी डी करना था तो मैंने सब में ए ही लिखा हुआ है, वो टाइपिंग एरर हो गया है, राइट। सो यहाँ पर डी होना चाहिए, तो डी का होना चाहिए, थर्ड होना ही होना चाहिए। देखिए स्ट्रेटेजिक प्लानर्स क्या हो गया? गेम्स टू, जब स्ट्रेटेजी का प्लान करने वाला होता है कोई तो क्या करता है वो? गेम्स टू टेस्ट एबिलिटी टू प्लान अहेड। सो ए का डी का तो थर्ड होगा ही होगा। आपको देखना किस ऑप्शन में है। तो आप देखेंगे मतलब ऑप्शन नंबर 1 में भी डी का थर्ड है और ऑप्शन नंबर 2 में भी डी का थर्ड है। तो बाकी के आप ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर देंगे कि 3 और 4 तो एलिमिनेट हो गए। तो अब लड़ाई रह गई दो ऑप्शंस के बीच में। तो अब आपको मैच करना होगा कि और क्या पकड़ सकते हैं। एक और अगर आप पकड़ लेते हो तो इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आप, राइट। तो अभी देखेंगे सी का 4 है, सी का स्किल गेम्स, सी का हो गया 4। स्किल गेम्स कहाँ पे है? टेस्ट टू डेवलप एनालिटिकल स्किल। आप ये भी मैच कर सकते हैं इजिली। तो आपने सी का 4 और डी का थर्ड कर लिया तो बाकी देखिए किसी में है ही नहीं। सी का 4 तो किसी में नहीं है। तो आप ऑटोमेटिकली आपके पास आपका आंसर मिल जाएगा आपको कि ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द राइट आंसर। बाकी आप मेन मोनोड्रामा से कंफ्यूज होते हैं, मिररिंग से कंफ्यूज होते हैं, बट फिर भी आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे अगर आप एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन का सहारा लगाते हैं एंड कीवर्ड्स को पकड़ते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर मोनोड्रामा का हो जाएगा इंसाइट विथ एन एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव, सॉरी इंसाइट इनटू अ गिवन इंटरेक्शन। बी का हो जाएगा 1, मिररिंग का हो जाएगा ट्रेनिंग विथ एन एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव। स्किल गेम्स का हो जाएगा टेस्ट टू डेवलप एनालिटिकल स्किल्स एंड स्ट्रेटेजिक प्लानर का हो जाएगा गेम्स टू टेस्ट एबिलिटी टू प्लान अहेड, मतलब डी का थर्ड हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस सेशन का। सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई भी कमी नजर आती है, कहीं पे कोई लैक नजर आता है तो प्लीज डू लेट मी नो, आई विल वर्क ऑन दैट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच।